10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, दैट इज योर ट्रांसफर प्राइसिंग। हम लोग इसको इंटरनेशनल टैक्सेशन के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली ट्रांसफ़र प्राइसिंग को बहुत ही एक टफ चैप्टर के तौर पर देखा जाता है। सर समझने में दिक्कत आती है, समझने की कोशिश तो करते हैं लेकिन समझ में आता नहीं। देखते हैं है क्या। ये एक्स लिमिटेड और ये वाई लिमिटेड दो कंपनियां हैं, दो डिफरेंट कंपनियां हैं, दोनों इंडिया में हैं। दो कंसर्न्स हैं, चाहे वो कंपनी हो, एचयूएफ हो, इंडिविजुअल हो, मीन्स दे आर टू डिफरेंट पर्सन्स। नाउ दे आर जस्ट डूइंग द ट्रांजेक्शन्स विद ईच अदर, चाहे परचेस करें, चाहे सेल करें, चाहे कुछ भी करें। आप कोई भी ट्रांसफ़र करोगे, आप दोनों रेजिडेंट हो इंडिया में। क्या हो आप भी इंडियन रेजिडेंट, आप भी इंडिया में रेजिडेंट दोनों रेजिडेंट हैं। आपने 10 रुपये का सामान 12 में बेचा, 10 रुपये का सामान 8 रुपये में बेचा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूछो ना क्यों? क्योंकि दोनों अनरिलेटेड पार्टीज हैं। पहली चीज, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। दोनों लोग केवल एक नॉर्मल डीलिंग करते हैं, परचेस की और सेल की। अगर इसने 10 रुपये की कॉस्ट आई और 12 रुपये में सेल किया है तो ठीक है, सेल 12 रुपये की, कॉस्ट 10 रुपये की, 2 रुपये परचेस। इसने परचेस किया 12 में, कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट को अपना टैक्स पूरा मिल गया। इसने 10 रुपये का सामान 8 रुपये में सेल किया, कोई दिक्कत नहीं है, 2 रुपये लॉस हो गए। 2 रुपये क्या हो गया? लॉस हो गया। इसने खरीदा है 8 रुपये में, बट ऑब्वियस है ये 8 रुपये में खरीद करके हो सकता है 20 रुपये में बेचे। अगर यहाँ पर 20 रुपये में बेचा तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ, और अगर इसने 20 रुपये में यहाँ बेचा तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ। इन टोटालिटी अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट को टोटल टैक्स कितने रुपए पर गया। यहाँ पर देखो, इन टोटालिटी देखा जाए तो गवर्नमेंट को टैक्स कितने पर गया। बात खत्म। आप सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो, सस्ते में बेचो, महंगे में खरीदो, कोई फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट को। अल्टीमेटली द टैक्स वुड बी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक, ये तो तब था जब एक बंदा रेसिडेंट है, दूसरा बंदा भी रेसिडेंट है। अब चाहे इंडिविजुअल कंपनी को बेचे, कंपनी इंडिविजुअल को बेचे, इंडिविजुअल फर्म को बेचे, फर्म कंपनी को बेचे, कुछ भी हो सकता है। यहां पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो सर दिक्कत कहां आएगी? एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, ये रेजिडेंट है और ये नॉन रेजिडेंट है। और आजकल देखो ना, एक मल्टीनेशनल कंपनियों का दौर चल गया है। एक कंपनी की डिफरेंट कंट्रीज़ में ब्रांचेज हैं, अलग अलग नाम से। यूनिलीवर का हिंदुस्तान लीवर यहाँ पर है, यूनिलीवर का पाकिस्तान लीवर अलग है, अफ्रीका लीवर अलग है। उन्होंने अपनी अपनी एक अलग सेट, पूरा एक सिस्टम ही अलग खोला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो लोग टैक्स का किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं, ज़रा वो भी देखा जाए। अगर ये दोनों अनरिलेटेड पार्टीज हैं, अगर ये दोनों अनरिलेटेड पार्टीज हैं, मींस एक का दूसरे से कोई लेना देना नहीं, तो ये जाहिर सी बात है इसको सस्ते में सामान नहीं बेचेगा, और ना तो सस्ते में ये इसको सामान बेचेगा। दोनों अनरिलेटेड बायर्स एंड सेलर्स हैं। ठीक, तो जो सिस्टम चल रहा है खरीदने बेचने का, वो सिस्टम यहाँ पर भी
रेगुलेट होगा, कोई वहाँ प्रॉब्लम नहीं आने वाली। प्रॉब्लम कहाँ होगी? जहाँ पर ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं। क्या है? एसोसिएटेड। तो यहाँ पर अगर ये एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं तो प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। होगा क्या? मान लेते हैं यहाँ टैक्स रेट 20% है और यहाँ पर टैक्स रेट कितना है? ये अलग कंट्री में है, ये अलग कंट्री में है। पक्की बात है? जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर प्रॉफिट दिखाया जाएगा ज़्यादा तो टैक्स लगेगा ज़्यादा, और दोनों कंपनियाँ एक दूसरे से क्या हैं? एसोसिएटेड हैं। अगर यहाँ टैक्स रेट 40%, यहाँ 20%, तो कंपनी क्या कोशिश करेगी? प्रॉफिट यहाँ ज़्यादा दिखाओ या यहाँ ज़्यादा दिखाओ। हमको 2 लाख का प्रॉफिट नॉर्मल केस में यहाँ होता है और 3 लाख का यहाँ होता है। क्यों ना ऐसा काम करें कि ये भी डाइवर्ट हो जाए यहाँ पर। इससे होगा क्या? टोटल में तो हम पूरा 5 लाख ही दिखाएंगे, 4 लाख यहाँ पर, 1 लाख यहाँ पर, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम टैक्स चोरी कर ले रहे हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं? टैक्स चोरी कर रहे हैं कि नहीं? देखो ना, सिस्टम को हम इस तरह से, भाई वो भी मेरा एसोसिएटेड इंटरप्राइज, हम भी दोनों लोग एसोसिएटेड इंटरप्राइज हैं, और दोनों लोगों ने कुछ इस तरह की प्लानिंग की कि इन टोटालिटी टैक्स हेवेंस एनी टैक्स का फायदा उठाया जा सके। क्यों? ये अपने यहाँ प्रॉफिट ज़्यादा दिखाना शुरू कर देगा और ये अपने यहाँ प्रॉफिट कम दिखाना शुरू कर देगा। ये अपने यहाँ प्रॉफिट कम कैसे दिखाएगा? सामान सस्ते दाम पर बेचेगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। सामान महंगे सस्ते दाम पर खरीदेगा या महंगे दाम पे? सस्ते दाम पे खरीदेगा। सस्ते में बेचा तो सस्ते में खरीदा, सस्ते में खरीदा, इसका प्रॉफिट बढ़ गया और इसका प्रॉफिट कम हो गया। नहीं हो गया? पक्की बात है। उल्टा भी हो सकता है। अगर यहाँ पर 40% हो और यहाँ पर 20% हो तो महंगे में बेचेगा, महंगे में बेचेगा, सस्ते में नहीं बेचेगा। अब महंगे में बेचेगा, महंगे में बेचेगा, इसकी कॉस्ट अधिक हो जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा, और इसकी प्रॉफिट अधिक हो जाएगी, प्रॉफिट अधिक हो जाएगी तो 20% का टैक्स लगेगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो 40% कम प्रॉफिट पर लगेगा। इन टोटलिटी द गवर्नमेंट रेवेन्यू इज हैम्पर्ड। गवर्नमेंट की रेवेन्यू कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई तब कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। एक पार्टी रेसिडेंट, एक पार्टी नॉन रेसिडेंट। सर क्या ऐसा हो सकता है कि ये भी नॉन रेसिडेंट और ये भी नॉन रेसिडेंट, तो टैक्स की चोरी हो जाए? दिमाग में एक ही चीज रखना तुम लोग, जब भी इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ोगे या ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ोगे, एक ही चीज दिमाग में रखो, वी आर हेयर गवर्न अंडर द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961। दैट्स इट। हम लोग इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 से गवर्न होते हैं। बाकी देश में क्या रेट है, बाकी देश में क्या सिस्टम है टैक्सेशन का, वी डोंट केयर। हमें केवल इस चीज से मतलब है कहीं इंडिया का टैक्स कम ना आ रहा हो। हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961। हम लोग को केवल एक ही चीज की चिंता करनी है, कहीं ऐसा तो नहीं ट्रांजैक्शन किया जा रहा या ट्रांजैक्शन को ऐसा फॉर्म तो नहीं दिया जा रहा जिससे इंडिया की इनकम टैक्स रेवेन्यू हैम्पर होती हो। बात समझना, गवर्नमेंट को नुकसान होता हो। गवर्नमेंट उसी लिए तो रूल बना रही है, गवर्नमेंट उसी के कारण तो क्या बना रही है? रूल बना रही है। अगर दोनों पार्टी नॉन रेसिडेंट हैं तो क्या गवर्नमेंट इंडियन इनकम टैक्स का इससे कोई लेना देना है? दोनों नॉन रेसिडेंट, तो क्या गवर्नमेंट का कोई लेना देना है इंडियन इनकम टैक्स का? इतनी मार खाओगे तुम लोग। क्यों नहीं लेना देना है? क्या टैक्सेशन में एसएससी नहीं होता, नॉन रेसिडेंट एसएससी? क्या बात कर रहे हो तुम लोग? क्या नॉन रेसिडेंट कभी टैक्स नहीं देता? क्यों नहीं देता है? इससे क्या लेना देना कि वो इंडियन सिटीजन है या नहीं है? फर्स्ट लेक्चर में ही बताया गया था। अगर दोनों पार्टी नॉन रेसिडेंट हैं और अगर उनकी इनकम, किसी भी एक पार्टी की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है तो भी उसके ऊपर ये रूल लगेगा, एवन दो बोथ ऑफ द पर्सन्स आर नॉन रेसिडेंट। बट यस, किसी भी एक पार्टी की इनकम अगर इंडिया में टैक्सेबल है तो वहाँ पर इंटरनेशनल टैक्सेशन यानी ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल्स अप्लाई होंगे, ट्रांसफर प्राइसिंग के सिस्टम अप्लाई हम करेंगे। दिमाग से निकाल दो,
हाँ, दोनों अगर रेजिडेंट है कोई दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, जितने में खरीदो जितने में बेचो, इनकम टैक्स तो इंडिया को गवर्नमेंट को मिलना ही है। एक के पास प्लस होगा तो एक के पास माइनस, एक के पास माइनस तो एक के पास प्लस। प्रॉब्लम तब आती है जब एक रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को, या दोनों पार्टीज अगर नॉन रेजिडेंट हैं और उनकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, किसी भी एक पार्टी की इनकम इंडिया में अगर टैक्सेबल है तो वहाँ ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल एप्लीकेबल होंगे। कुल अभी तक 3 चीज़ें समझ में आई। इन टोटालिटी अभी तक हम लोगों ने 3 चीज़ें देखी। पहली चीज़, दोनों पार्टी इंडियन रेसिडेंट हैं, दोनों पार्टीज रेसिडेंट इन इंडिया हैं, इंटरनेशनल टैक्सेशन के रूल नहीं लगेंगे। लेकिन ध्यान देना, फाइनेंस एक्ट 2012 ने इस इंटरनेशनल टैक्सेशन के स्कोप को थोड़ा और एक्सटेंड किया है। स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी ट्रांसफ़र प्राइसिंग के रूल लगेंगे। मैं आज उसकी बात बिल्कुल नहीं करूँगा। भूल जाते हैं कि स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन पर ये रूल लगेंगे, भूल जाते हैं, बाद में पढ़ेंगे। आज हम केवल दिमाग में ये रखते, कंफ्यूज होने की क्या ज़रूरत है। आज हम केवल दिमाग में ये रखेंगे कि इंटरनेशनल टैक्सेशन के रूल अप्लाई होंगे तब जहाँ पर या तो एक पार्टी या दोनों पार्टी नॉन रेसिडेंट हो। सीधा सा हिसाब है, या तो कोई एक पार्टी या तो दोनों पार्टी नॉन रेसिडेंट हो, और ट्रांजैक्शन दो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में हुआ हो। किनके बीच में हुआ हो? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में हुआ हो। यानी नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है, लेट इट बी, होने दो, व्हाट्स द प्रॉब्लम। वहाँ तो कोई इशू ही नहीं है। इशू तो तब अराइज होता है ना जब कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन दो कंट्रीज के बीच में, दो लोगों के बीच में हो, एक रेजिडेंट हो एक नॉन रेजिडेंट हो, या दोनों पार्टीज नॉन रेजिडेंट हो लेकिन उन दोनों नॉन रेजिडेंट में किसी भी एक नॉन रेजिडेंट की इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो तब। अब क्लियर है? जो सेक्शन का सीक्वेंस चलेगा, जो अभी हम लोग को दिमाग में रखने हैं, दैट इज योर चार्जिंग सेक्शन। ए फॉर एप्पल ना, ए फॉर एसोसिएटेड एंटरप्राइज। देखो ना, इसमें हम लोग जानेंगे कि एसोसिएटेड एंटरप्राइज कौन होते हैं। अब तो समझ में आ रहा है। बी फॉर बॉय, गलत बात। बी फॉर बिजनेस, यानी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। नहीं समझ में आया? ए फॉर एप्पल, गलत। हाँ बोलो, अब तो तुम लोग सीए कर रहे हो, अब वो ABCD वाला छोड़ो। ए फॉर एसोसिएटेड। बी फॉर बिजनेस, बिजनेस मीन्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। सी फॉर कैट, गलत बात। कॉम्प्यूटेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस। देखेंगे इसको बाद में। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलें भाई। अभी हम इनके बारे में बात करेंगे, और आज जो हम डिस्कस करेंगे ये 3 सेक्शंस डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन सेक्शन इज योर सेक्शन 92, सेक्शन 92A एसोसिएटेड एंटरप्राइज, सेक्शन 92B बिजनेस मींस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। क्लियर है? हमको अभी तक ये समझ में आया कि हाँ, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में, क्या एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में जहाँ दो पार्टीज हैं, कोई भी एक नॉन रेसिडेंट हो
या दोनों नॉन रेसिडेंट हों और कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनके बीच में होता है, कौन सा ट्रांजैक्शन, तो वहां पे हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग का रूल एप्लीकेबल होगा। भाई रूल में क्या बनाया, रूल मीन सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे, क्या है इन सेक्शंस में क्या बताया गया होगा। अगर मैं कहूं कि 10 रुपए का सामान 12 रुपए में बेचा गया है, लेकिन अगर वही किसी दूसरे बंदे को बेचा गया होता तो हम कितने पर बेचते, 15 पे। इसका मतलब हमने एसोसिएट एंटरप्राइज ने मिल करके कुछ ऐसा खेल रचा है जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो, इंडियन इनकम टैक्स का लॉस हो। बोलो ना, अब चाहे परचेस करके चाहे सेल करके। हाँ, अभी केवल परचेज और सेल पर मत आना, केवल समझाने के लिए मैंने केवल परचेज और सेल बोला है, क्योंकि हमको देखना है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस आर कवर्ड हुए हैं। अभी तक मैं केवल एक दिमाग में लेकर चल रहा हूँ परचेज सेल, लेकिन बहुत ढेर सारे ट्रांजैक्शन कुछ छोड़ा नहीं गया है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, देखा जाएगा। लेकिन दिमाग में एक चीज़ सेट कर लो, परचेज और सेल फॉर द टाइम बीइंग। तो कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होता है, अगर यही अनरिलेटेड पार्टीज के साथ किया गया होता तो कितने में किया गया होता, 15 में। इसका मतलब ये वो रेट है जिसको हम कहेंगे, सीधे सीधे बात करो ना, आर्म्स लेंथ प्राइस, आर्म्स लेंथ प्राइस, ALP। इसको हम क्या नाम देंगे, आर्म्स लेंथ प्राइस। इसको क्या नाम देंगे, आर्म्स लेंथ प्राइस। 12 रुपए आएगा या 15 रुपए आएगा, सच सच बताओ, 15 रुपए, पक्की बात है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ ALP। दे आर डिफरेंट मेथड्स। कप मेथड है, मींस कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड है, जिसको हम कप मेथड भी बोलते हैं। रीसेल प्राइस मेथड भी है, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड भी है, कॉस्ट मेथड भी है, कॉस्ट प्लस मेथड भी है, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड भी है, अदर मेथड भी हैं। देखा जाएगा कौन कौन से मेथड हैं, वो यहाँ पर देखेंगे, वो नेक्स्ट क्लास की बात है। फिलहाल आज हमको इन 3 सेक्शंस पर ध्यान देना है। हटा सकते हैं इसको, क्लियर है टॉपिक। सेक्शन 92, इसने अपने आप को 3 पार्ट में तोड़ा है। हम लोग इन पार्ट्स को ऐसे नहीं पढ़ेंगे, सुनो ना। इस सेक्शन ने अपने आप को कितने पार्ट्स में तोड़ा है, 3 पार्ट्स में। और इनको सपोर्ट करने वाला एक लास्ट टॉपिक है, पॉइंट नंबर 3। कुछ इस तरह से तोड़ा है, सेक्शन 92(1), सेक्शन 92(2), सेक्शन 92(2A), सेक्शन 92(3). हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको लिख देते हैं, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, तुम लोग को बोला ना कि सेक्शन 92 या कह सकते हो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का सिस्टम कुछ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस पर भी लगता है। अब उनके बारे में हम देखेंगे, और इनके बारे में बोला किसने है, 2A ने, बाद में देखेंगे, किनारे कर दिया। अब जरा देखें क्या बोलता है सेक्शन 92(1), एनी इनकम, व्हाट, एनी इनकम, कोई भी इनकम हो which has been arises, any income arising from an international transaction between associated enterprise, लिखो मत, लिखवा रहे हैं, between associated enterprise will be computed as per arm's length price। कितना सिंपल है, जरा देखें। एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन शैल बी कॉम्प्यूटेड
हैविंग रिगार्ड टू द आर्म्स लेंथ प्राइस, एनी इनकम arising from international transaction shall be computed having regard to arm's length price. Any income arising from an international transaction shall be computed having regard to the arm's length price. कोई दिक्कत इसमें? इनकम करते हो क्या? इनकम टैक्स में इनकम का मतलब केवल पॉजिटिव इनकम से होता है क्या? इनकम का मतलब खर्चे से नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो एक्सप्लेनेशन दिया गया, क्योंकि लोग इनकम का मतलब केवल इनकम समझ रहे थे, प्लस प्लस की बात कर रहे थे। इनकम को एक्सप्लेन किया गया, इट इंक्लूड्स एक्सपेंसेस, allowances and interest। एक्सप्लेनेशन में डाला गया है, हम अलग से नहीं लिख रहे, बस ऐसे ही समझो इस चीज को। इट इंक्लूड्स एक्सपेंसेस, अलाउंसेस और इंटरेस्ट। अब मैं जरा उस एक्सप्लेनेशन को कोट कर दूं। एक्सप्लेनेशन फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स, जो डाउट्स थे उनको केवल रिमूव करने के लिए ये चीज लिखी गई है, नॉट मोर देन दैट। इट इज हेयर बाय क्लैरिफाइड दैट द अलाउंसेस फॉर एनी एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट arising from an international transaction shall also be determined having regard to the arm's length price। अब हम एक्सपेंसेस का भी कैलकुलेशन किस पर करेंगे? आर्म्स लेंथ प्राइस पर। इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन किस पर करेंगे? आर्म्स लेंथ प्राइस पर। देखा जाएगा। क्लियर है? तो केवल इनकम का मतलब इनकम से मत लेना, यहाँ एक्सपेंसेस के अलाउंसेस भी शामिल हैं, एक्सपेंसेस के अलाउंसेस भी शामिल है और इंटरेस्ट भी शामिल है। दिमाग से ही बात निकाल देना, इनकम इंक्लूड्स ओनली इनकम, पॉजिटिव इनकम नॉट एट ऑल, पॉजिटिव इनकम एज वेल एज नेगेटिव इनकम। हम केवल यहाँ इनकम की बात नहीं करेंगे, खर्चों की भी बात करेंगे। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 क्या बोला होगा? पॉइंट नंबर 1 ने तो अपनी बात कर ली। क्या बोला इसने? एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन शैल बी कॉम्प्यूटेड हैविंग रिगार्ड टू द आर्म्स लेंथ प्राइस एंड इनकम इंक्लूड्स द अलाउंसेस ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड इंटरेस्ट टू। दैट्स इट। पॉइंट नंबर 2 ने क्या बोला होगा? अब जरा देखा जाए कैसे एक और सिस्टम जनरेट हो सकता है। ये एक्स लिमिटेड है, ये वाई लिमिटेड है, ये इंडिया में है, ये अफ्रीका में है। हो सकता है? क्लियर? यहाँ टैक्स रेट 20% है, यहाँ टैक्स रेट 40% है। इसने 10 करोड़ रुपए खर्च किए थे, रुपीस में बात करते हैं, इसने 10 करोड़ रुपए खर्च किए थे रिसर्च पे। क्या उसका फायदा इसको भी मिलेगा या इसको भी मिलेगा? एसोसिएटेड एंटरप्राइज है दोनों, याद रखना। अब मैं अनरिलेटेड पार्टीज की बात नहीं कर रहा, मैं एसोसिएटेड एंटरप्राइज की बात करता हूं। बोथ ऑफ दीज टू पर्सन्स आर द एसोसिएटेड एंटरप्राइज। टेल मी नाउ, if the expenditure of rupees 10 crore has been incurred by the African company, then what the tax planning they can do? जानते हो क्या करेंगे? इसकी सेल 50 करोड़ है, इसकी सेल 10 करोड़ है, दिख रहा है? इसने 10 करोड़ में 8 करोड़ अपने यहां रखा और 2 करोड़ इसको दे दिया कि 2 करोड़ तुम्हारे ऊपर किए, 8 करोड़ मैंने अपने ऊपर किए। जबकि होना उल्टा चाहिए था कुछ।
होना उल्टा चाहिए था, यहाँ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आना चाहिए था खर्चे का और यहाँ पर कम कंट्रीब्यूशन आना चाहिए था खर्चे का। बोलते क्यों नहीं? सेल के हिसाब से देखो ना, 2 मिनट के लिए 10 करोड़ की सेल है, 8 करोड़ दिखा रहा है, अब 2 करोड़ पर 40% के हिसाब से टैक्स लगेगा, कम बना। और इसके यहाँ 48 करोड़ पर 20% के हिसाब से टैक्स लगेगा। 2 मिनट के लिए सपोज कर लेते। लेकिन अगर इसके यहाँ ज़्यादा आता तो कम पर कम लगता और यहाँ गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू मिल सकती थी, नहीं मिल सकती थी? मिल सकती थी ना। म्यूचुअल एग्रीमेंट इस तरह का हुआ दोनों के बीच में, या म्यूचुअल अरेंजमेंट हुआ दोनों के बीच में इस तरह का, जिससे कि किसी भी खर्चे का कंट्रीब्यूशन, एलोकेशन या अपॉर्शनमेंट इस तरह से किया गया जिससे टैक्स बेनिफिट्स लिए जा सके। क्लियर है? कुछ म्यूचुअल एग्रीमेंट और अरेंजमेंट इस तरह से हुआ जिससे कि खर्चों का कंट्रीब्यूशन। अब इसने 10 करोड़ खर्चा किया, इसने इससे बोला तू 2 करोड़ दे, मैं 8 करोड़ देता हूं। यहां 10 करोड़ खर्च करके 2 करोड़ इसके हाथ में डाला, 8 करोड़ इसके हाथ में डाला, एलोकेट किया, या तो मांगा गया। अरे टैक्स का बेनिफिट उठा सकते हो किसी भी तरीके से ना, चाहे एलोकेट करो, चाहे अपॉर्शनमेंट करो, चाहे तुम उसको चार्ज करो कंट्रीब्यूशन की तौर पर, कुछ भी करो। इन टोटालिटी यहां पर्पस क्या है? टैक्स कम देना। और ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। ये दोनों क्या है? एसोसिएटेड एंटरप्राइज। कर लिया इन लोगों ने, सरकार को मूर्ख बना दिया। सरकार को क्या बनाया? जरा देखें, पढ़े अब इस चीज को। वो भी इसमें शामिल है, वो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के आर्म्स लेंथ प्राइस में शामिल होगा। जरा देखो, वेयर इन एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, मैं पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहा हूं। वेयर इन एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 2 or more associated enterprise enters into a mutual agreement or mutual arrangement, कुछ ऐसा एग्रीमेंट कर लिया दोनों ने, या कुछ ऐसी व्यवस्था बना ली, म्यूचुअल अरेंजमेंट कर लिया, फॉर द एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट और एनी कॉन्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट और कॉन्ट्रीब्यूशन, एनी कॉस्ट और एक्सपेंसेस इनकर्ड और टू बी इनकर्ड विद बेनिफिट्स, जो खर्चा हो चुका है या अभी होने वाला है, उसके लिए कोई अरेंजमेंट किया गया म्यूचुअली, कुछ एग्रीमेंट किया गया म्यूचुअली कि मैं तुमसे चार्ज करूंगा कंट्रीब्यूशन के तौर पर, या जितना खर्च होगा उसका इतना हिस्सा तुम पर और इतना हिस्सा तुम पर चार्ज होगा। अब बात समझ में आई? लॉ की लैंग्वेज है, जरा ढंग से देखना। वेयर इन एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 2 or more associated enterprises enters into a mutual agreement or mutual arrangement for the allocation or apportionment or contribution for any cost or any expenses incurred or expenses to be incurred in connection with a benefit, service or facility provided or to be provided to any one or more of such enterprises. The cost or expenses allocated or apportionment or as the case may be contributed, छोड़ दो, वो भी हम लोग किस बेसिस पर देखेंगे? आर्म्स लेंथ प्राइस के बेसिस पर देखेंगे। जेन्युइन क्या है वो इंपॉर्टेंट है, जेन्युइननेस क्या है वो इंपॉर्टेंट है। एनी म्यूचुअल, हम पूरा नहीं लिखेंगे, शॉर्टकट में लिखेंगे, एग्रीमेंट और arrangement for any cost or expenses incurred or to be incurred। ये हटा देना तीन नीचे वाला। एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट और कंट्रीब्यूशन। क्लियर है?
बात समझ में आई? बोलो भाई, नहीं समझ में आई? सेक्शन 92 जो चार्जिंग सेक्शन को बताता है इंटरनेशनल टैक्सेशन के, पहला पॉइंट बोलता है एनी इनकम, इनकम तुरंत दिमाग की घंटियां बजनी चाहिए, इनकम इंक्लूड्स एक्सपेंसेस, अलाउंसेस ऑफ एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट। एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन शैल बी कॉम्प्यूटेड हैविंग रिगार्ड टू द आर्म्स लेंथ प्राइस। अब तो क्लियर है। उसके अगले पॉइंट ने क्या बोला कि अगर आप लोग कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट या अरेंजमेंट इस तरह का सेट कर लेते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के दौरान जिसमें कोई खर्चा हो चुका है या होने वाला है, उस खर्चे जो हो रहा है, हो चुका है या होने वाला है, उसको आपस में इस तरह बांटना, एलोकेट करना, अपॉर्शनमेंट करना या कंट्रीब्यूशन की तरह चार्ज करना जिसका अल्टीमेट पर्पस क्या हो, टैक्स चोरी हो, तो बेटा वहाँ पर भी आर्म्स लेंथ प्राइस के बेसिस पर ही एलोकेशन करवाएंगे। टू बी डन हैविंग रिगार्ड टू द आर्म्स लेंथ प्राइस। मैंने जब पॉइंट नंबर 2A लिखवाया था, इधर देखो, मैंने कहा ये स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? कहा गया कि ऊपर की जितनी भी चीजें हैं ना, ऊपर की कितनी चीजें हैं, बोलते क्यों नहीं तुम लोग? पहला और दूसरा, ये स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी एप्लीकेबल होती हैं। तो मैं एक काम करता हूं, इतना टेंशन लेने से अच्छा अगर मैं कहीं पर ये लिख दूं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑब्लिक स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, गलत है क्या? अब मैं ऐसे इसको पढ़ूं, पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूं। एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन शैल बी कॉम्प्यूटेड हैविंग रिगार्ड टू द एलपी। क्या दिक्कत है? क्या कुछ गलत बोला मैंने? अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूं, एनी म्यूचुअल एग्रीमेंट और अरेंजमेंट फॉर एनी कॉस्ट और एक्सपेंसेस इनकर्ड और टू बी इनकर्ड अंडर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन फॉर द पर्पज ऑफ एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन हैविंग रिगार्ड टू बी डन अंडर एएलपी सिस्टम। क्या दिक्कत है? बात तो वही है। अंतर मैंने क्या किया, जहां पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन लिखा है उसको ऑब्लिक करके क्या बना दिया, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक, बन गया दोनों। पक्की बात है, कर सकते हैं ऐसे। हटा दें इसको, तो तुम लोग का ये चीज़ तो तैयार हो गया, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। पॉइंट नंबर सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, थर्ड, जिसने पूरे सिस्टम को ही उल्टा कर दिया। जो अब तक हम लोग सोचते थे, अपनी सोच को थोड़ा अब उल्टा करना पड़ेगा। हमने शुरू में ही तुम लोग को बोला, हमने शुरू में ही बोल दिया कि यहाँ पर पर्पस क्या है। मैंने बार बार ये बोला, जहाँ पर इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेवेन्यू को लॉस हो, ऐसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से जो 2 और 2 से अधिक एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन से होता हो, लॉस होता हो, इंडियन इनकम टैक्स रेवेन्यू को क्या होता हो, लॉस होता हो। अब हम आर्म्स लेंथ प्राइस के चक्कर में आ गए। किसके फेर में आ गए? आर्म्स लेंथ प्राइस के। अगर मैं सोचता हूं कि ये देखना, ये इंडियन एसएससी है और ये नॉन इंडियन, मीन्स नॉन इंडियन का मतलब नॉन रेजिडेंट, हटा देते हैं इंडियन वर्ड, ये रेसिडेंट एंड ये नॉन रेसिडेंट। क्लियर है? इसने 10 रुपए का सामान 12 में बेचा। कितने में बेचा? 12 में सेल किया और रेसिडेंट ने खरीद लिया। लेकिन यही सामान अगर किसी दूसरे रेसिडेंट को बेचता ये, तो 8 रुपए में बेचता। कॉस्ट यहां बढ़ गई। इसका मतलब ये कि प्रॉफिट कम हो गया। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि ये दोनों, मैं तो ये बोल ही रहा हूं कि ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइज हैं, ये नहीं है।
अगर यही सामान इसने किसी नॉन रिलेटेड को बेचा होता, नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइज को बेचा होता, तो 8 रुपए में बेचता। बोलो, लेकिन इसने कितने में बेचा? 12 में एसोसिएटेड एंटरप्राइज को। इसका मतलब यहां कॉस्ट बढ़ गई। कॉस्ट बढ़ने का मतलब प्रॉफिट कम हो गया। गवर्नमेंट को नुकसान हुआ कि नहीं? हो गया। इसने 10 रुपए का सामान 12 रुपए में बेचा, लेकिन अगर ये नॉन रिलेटेड को बेचता तो 15 में बेचता। कितने में बेचता? लेकिन बेचा कितने में? इससे गवर्नमेंट को घाटा हुआ नहीं। कहाँ हुआ लॉस? कॉस्ट कम आ गई ना। अगर 15 रुपए में बेचता तो 15 रुपए की कॉस्ट होती, कॉस्ट बढ़ जाती तो प्रॉफिट कम हो जाता ना। अब तो कोई लॉस नहीं हुआ गवर्नमेंट को, उल्टा इंडियन गवर्नमेंट की रेवेन्यू में प्लस हुआ। अब आप बात करते हो आर्म्स लेंथ प्राइस, आर्म्स लेंथ प्राइस, आर्म्स लेंथ प्राइस, तो बात करो आर्म्स लेंथ प्राइस की। रखो यहाँ 15 रुपए, रखो ना 15 रुपए। रखेंगे नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के रूल वहीं तक एप्लीकेबल होंगे जहां पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के डिपार्टमेंट यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेवेन्यू में केवल प्लस होता हो। अगर प्रॉफिट कम हो जाए, कॉस्ट बढ़ जाए, लॉस बढ़ जाए, तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के रूल वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये सारा सिस्टम जो पॉइंट नंबर 1, 2, 2A ने बोला है, ये केवल वहीं तक लिमिटेड है जहाँ पर इंडियन रेवेन्यू को प्रॉफिट हो, लॉस ना हो। इंडियन रेवेन्यू का प्रॉफिट क्या हो? प्लस हो। लॉस क्या हो? घटे। प्रॉफिट क्या हो? बढ़े। कॉस्ट क्या हो? कम हो। तब तो ये रूल एप्लीकेबल होगा। ये सारा सिस्टम जहां हमारे इनकम टैक्स को नुकसान हुआ, इंडियन इनकम टैक्स को, वहां पर इस आर्म्स लेंथ प्राइस से तो ये आर्म्स लेंथ प्राइस वाला सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होगा। अब क्लियर हुआ? ये किसने बोला? न इसने बोला, न इसने बोला, न इसने बोला। किसने बोला? पॉइंट नंबर 3। जरा देखें द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, और किस तरह से बोला है जरा देखो। प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन रिलेटिंग टू 1 and 2A एक ही चीज है। 2 and 2A, 2A ने कहा ये और ये, तो पहले इसको इसके साथ मिलाया, फिर बाद में इसको इसके साथ मिलाया। हम उतने टेक्निकल पचड़ों में नहीं फंसते, हम थोड़ा सिंपल होकर के चलते हैं। जब हम लोग एक्ट पलटेंगे तो पहले उसने रिलेट किया है 1 को 2A के साथ, फिर एंड करके लिखा है शैल इंक्लूड 2 and 2A। हमें क्या लिखने की जरूरत है? हमने तो ऑब्लिक करके यहीं पर लिख दिया था, तो सीधे तीसरे में ये बोलो पहला और दूसरा, 2A को वैसे ही हटा दो। यहाँ तो अब तीसरे में बोल दोगे तीनों में कि ये ऊपर के सारे सिस्टम वहीं तक एप्लीकेबल होंगे यहाँ पर इंडियन रेवेन्यू को फायदा होता हो या लॉस कम होता। क्लियर है? The provision of this section shall not apply in a case where the computation of income, income का मतलब ये, और अंडरलाइन करके यहीं पर स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है 2A, 1 and 2A। Income under section 1 and 2A or the determination of the allowances or any expenses or interest under section 1 or 2A or a determination of any cost or expenses allocated apportionment or as the case may be 2 और 2A। आ गया ना? हम लोग तो वही बोल रहे हैं 1 और 2A, 2 और 2A, कुछ भी हो, सारी चीज़ों को शामिल कर लिया। सोचना बेकार है क्या है क्या नहीं। तुम लोग उतने टेक्निकल मामलों में मत जाओ, सीधे ऐसे ही समझो कि सारी चीज़ों को मिला करके बोला गया हैज़ द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द इनकम चार्जेबल टू टैक्स और इंक्रीजिंग द लॉस as the case may be, computed on the basis of arm's length price, computed on the basis of entries made in the books of account in respect of the previous year in which the international transaction was specified was entered into. The provision of all the above shall not apply in a case. बस all the above provision shall not apply, पहली लाइन में ही बोल दिया। all the above provisions shall not apply in a case
where the loss is increased और the profit is decreased। सीधी सी बात बोलो ना, वहां पर ये सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? दैट वॉज योर चार्जिंग सेक्शन। ये अब कंप्लीट क्या हो गया आपका? All above provisions shall not apply in those cases where profits chargeable to tax in India decreases or loss or cost increases। ठीक है ना? लॉस और कॉस्ट, अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन 92 के बाद। चार्जिंग सेक्शन के बाद नंबर आता है सेक्शन 92 ए फॉर एसोसिएटेड एंटरप्राइज। एक काम करते हैं, इसने भी 2 पॉइंट दे रखे हैं, सेक्शन 92A1 एंड सेक्शन 92A2। सुन लो इधर, 92A1 और 92A2 ये जनरल है और ये स्पेसिफिक प्रोविजंस बता रहा है। इसने इसी चीज को डिटेल में दे रखा है, किसमें? 92A2 में। तो हमारे लिए बेटर ये है कि इस सेक्शन को किनारे करो और सेक्शन 92A2 की हम लोग स्टडी करते हैं। जब 92A2 ने बोला तो साफ साफ लिखा है फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन 1। अब तक हम लोग एसोसिएटेड एंटरप्राइज की बात कर रहे थे। सर आपने तो बताया भी नहीं एक बार भी कि कौन कौन से एंटरप्राइजेज एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज होंगे। आखिर वो कौन से एंटरप्राइजेज हैं जो एक दूसरे से एसोसिएटेड होंगे? तो कोई भी एंटरप्राइज आपस में एसोसिएटेड माने जाते हैं अगर उनका कैपिटल पार्टिसिपेशन हो एक दूसरे में, क्या हो? कंट्रोल पार्टिसिपेशन हो एक दूसरे में, या फिर मैनेजमेंट का पार्टिसिपेशन हो एक दूसरे में। अब बात समझ में आई? यानी दोनों लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते हैं, सहयोग करते हैं, कैपिटल के तौर पे, कंट्रोल के तौर पे या मैनेजमेंट के तौर पे। ये जनरल डेफिनेशन ने बोला था, सेक्शन 92A1 ने बोला था, जिसको मैं नहीं बताने जा रहा। केवल जिस्ट ये है उसका कि जहाँ पर कैपिटल, जहाँ पर एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज के कैपिटल में पार्टिसिपेशन करे, कंट्रोल में पार्टिसिपेशन करें या मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करे, वो दोनों एंटरप्राइज क्या माने जाएंगे? एसोसिएटेड एंटरप्राइज माने जाएंगे। लेकिन इसी को फिर डिफाइन किया, क्योंकि ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई, स्पेसिफिक डेफिनेशन दी सेक्शन 92A2 ने, और उसने साफ साफ बोला कि फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन 1, फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन 1। इसने क्या बोला?
for the purpose of subsection 1, two enterprises shall be deemed to be associated enterprises. Shall be deemed to be associated enterprises if at any time during the previous year. Section 92A2. For the purpose of above subsection, enterprises shall be deemed to be associated enterprise at any time. इधर देखें, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल कब? पूरे साल भर ना, किसी भी एक पॉइंट पर, एक मिनट, एक घंटा, एक दिन, कोई भी पॉइंट हो, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर ये चीज़ें हों तो दो एंटरप्राइजेस को क्या माना जाएगा? एसोसिएटेड एंटरप्राइज माना जाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ अबव सबसेक्शन, enterprises shall be deemed to be the associated enterprise if at any time during the previous year. कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जरा देखे जाए। पॉइंट नंबर 1, जिसको हम कहते हैं, सुनो इधर, कैपिटल पार्टिसिपेशन। क्या बोलेंगे? कैपिटल पार्टिसिपेशन। इसमें 2 पॉइंट हम लोग को देखने हैं। कितने पॉइंट देखने हैं? कैपिटल पार्टिसिपेशन, कंट्रोल पार्टिसिपेशन, मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन। देखो कितना सिंपल है, नहीं? अगर हम बात करें कैपिटल पार्टिसिपेशन का, तो वन एंटरप्राइज होल्ड क्या होल्ड करेगा? शेयर्स। कम से कम कितना? Not less than 26% of the voting power of other enterprise. हाँ, 26% क्यों? ताकि स्पेशल रिजोल्यूशन पास ना हो सके। स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए 75% का वोटिंग पावर एक तरफ हो, 25 एक तरफ, कोई दिक्कत नहीं। यानी एक कंपनी, एक कंसर्न, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे एंटरप्राइज या दूसरे कंसर्न को होल्ड करती है। बेटा तू हिल नहीं पाएगा, तेरा टेटुआ क्या है, मेरे कब्जे में है। जब भी तू स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना चाहेगा, हम तेरा रिजोल्यूशन पास नहीं होने देंगे। सारी कमान मेरी मुट्ठी में है बेटा। 25% से ऊपर होने का मतलब है सारी कमान किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में चले जाना। इसको हम कहेंगे कैपिटल पार्टिसिपेशन। अगर एक्स लिमिटेड के पास वाई लिमिटेड के 28% वोटिंग पावर शेयर्स हैं, तो इसका मतलब दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइज हैं। क्या दिक्कत है? क्लियर है? नहीं समझ में आई बात? क्या दिक्कत है भाई इसमें? क्या दिक्कत आ रही, बोलो। ये बच्चा बोलता है कि कंपनी लॉ में कुछ और होता है, यहाँ कुछ और होता है। क्या है अलग, हमको ये बताएं। वहाँ आपने क्या अलग पढ़ लिया? हमें यहाँ पर अलग रूल्स बने हैं ना, इनकम टैक्स के हिसाब से न रूल्स बन रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए 75% एग्री होना ज़रूरी है, ये तो मालूम है ना आपको। वहाँ पर भी यही बोला गया, यहाँ पर भी यही बोला गया। बोला तो कुछ नहीं गया स्पेशल रिजोल्यूशन के बारे में, लेकिन पर्पस तो यही है।
26% क्यों बोल रहा है, 25 से अधिक क्यों बोल रहा है? क्योंकि 75 चाहिए होता है स्पेशल रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए। 75% वोटिंग एक के फेवर में हो तभी वो रेजोल्यूशन पास हो पाएगा स्पेशल, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अगर 26 मेरे पास है तो 74 दूसरों के पास होगा 74%। क्या 74% से स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा? नहीं। तो कमान किसके हाथ में है? मेरे। जब तक मैं हाँ ना बोलूँ तब तक वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाएगा। कंट्रोल अब मैं कर रहा हूँ। अब क्लियर हुआ? तो कैपिटल पार्टिसिपेशन हुआ। दूसरा सुनो ना, एनी पर्सन और एंटरप्राइज, थोड़ा अजीब लगेगा। क्या है ये? एक्स लिमिटेड, ये वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड इसमें 26% होल्ड करती है, वाई लिमिटेड जेड लिमिटेड में भी 26% या 27% होल्ड करती है। ये दोनों एसोसिएटेड हुए, ये दोनों एसोसिएटेड हुए तो ये दोनों भी एसोसिएटेड मान लिए जाएंगे। बोलो ना, ये दोनों एसोसिएटेड हुए, ये दोनों एसोसिएटेड हुए तो ये दोनों भी एसोसिएटेड मान लिए जाएंगे। इफ एनी पर्सन और एंटरप्राइज होल्ड not less than 26% voting powers of shares in each of such enterprise, in each of such enterprise, in each of such enterprise shall be treated as associated enterprise. Each of such यानी हर एक ऐसा एंटरप्राइज आपस में क्या माना जाएगा? एसोसिएटेड एंटरप्राइज माना जाएगा। फिर बोलो। सर, दो कंपनी है तो एक जो इन्वेस्ट कर रही है मतलब शेयर परचेज कर रही है तो वो तो उसकी इन्वेस्टर हुई और जिसका परचेज की उसका एसोसिएट हो गया। दोनों एक दूसरे के एसोसिएट माने जाएंगे ना। तुमने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया, इसका मतलब मैं तुम्हारा एसोसिएट हुआ या तुम मेरे एसोसिएट हुए, ये नहीं है। तुम मेरे भाई हो तो मैं तुम्हारा भाई हूँ। ओहो, क्या बात कर रहे हो? केवल तुम मेरे एसोसिएट कैसे हो सकते हो, या केवल मैं तुम्हारा एसोसिएट कैसे हो सकता हूँ? दोनों मिलकर के एसोसिएट होते हैं ना। तुम मेरे भाई हो तो मैं तुम्हारा क्या हूँ? तो बात खत्म ना। तुम मेरे एसोसिएट एंटरप्राइज हो तो मैं तुम्हारा क्या हूँ? एसोसिएट एंटरप्राइज। उसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? क्लियर है? बोलो। एनी पर्सन और एंटरप्राइज holds not less than 26% of the voting power in each of such enterprise. ये था हमारा कैपिटल पार्टिसिपेशन। अब जरा बात की जाए कंट्रोल पार्टिसिपेशन की। बोलो ना। एक ने दूसरे में कम से कम 26% का वोटिंग राइट रखा, एसोसिएट एंटरप्राइज हो गया। एक ने दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज में 26% से ज़्यादा वोटिंग पावर रखा तो वो दोनों लोग भी मिलकर के क्या बन गए? एसोसिएट एंटरप्राइज। अब बात करते हैं कंट्रोल की। अगर एक एंटरप्राइज ने किसी दूसरे एंटरप्राइज को, अगर एक एंटरप्राइज ने किसी दूसरे एंटरप्राइज को उसकी टोटल बोरोइंग का अकेले 51% या उससे अधिक का लोन दिया हो। तुम्हारे पास 100 रुपए का लोन है,
मेरा लोन अकेले उसमें 51 रुपए का है। तुमने मार्केट से 100 रुपए का लोन लिया है, मैंने अकेले तुमको 51 या उससे अधिक का लोन दिया है, हो गए आपस में एसोसिएट। बेटा तुम्हारी जान मेरे हाथ में है। आखिर मैं कौन होता हूं तुम्हारा कि मैं तुम्हारे में 51 रुपए का लोन दूं, 51 रुपीज़ का, 51% या उससे अधिक का। यह है तीसरा पॉइंट, इसको हम कहते हैं कंट्रोल पार्टिसिपेशन। अ लोन और एडवांस बाय वन एंटरप्राइज टू द अदर एंटरप्राइज कॉन्स्टिट्यूट not less than 51% of the book value of the total assets। जितनी आपके पास टोटल एसेट्स हैं, जितनी आपके पास टोटल एसेट्स हैं, उन टोटल एसेट्स का 51% लोन मैंने अकेले दिया हुआ है। उन टोटल एसेट्स का कम से कम 51% का लोन मैंने अकेले दिया है। चलें, ये है आपका थर्ड पॉइंट। ये है आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, कम से कम 51% का क्या था, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स का, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स का, बुक वैल्यू अंडरलाइन कर लेंगे, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स का कम से कम 51% हिस्सा लोन की तरह दिया है किसी एक एंटरप्राइज ने दूसरे को। सुने, फोर्थ, वन एंटरप्राइज गारंटीज, ओके, एक एंटरप्राइज गारंटी देता है नॉट लेस देन 10% ऑफ टोटल बोरोइंग ऑफ अदर एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज गारंटी देता है तुम्हारे दूसरे कंसर्न के कम से कम टोटल बोरोइंग के 10% का, वो भी कंट्रोल कर रहा है। ये दोनों कहलाते हैं थर्ड एंड फोर्थ कंट्रोल पार्टिसिपेशन। कैपिटल पार्टिसिपेशन देख लिया, कंट्रोल पार्टिसिपेशन देख लिया। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन की। बोलो भाई, किसकी बात करेंगे? नींद आ रही है, बोर लग रहा है चैप्टर, कितना मज़ेदार है जरा ये सोचो ना। कमाना तो इसी चैप्टर से है, पूरी लाइफ इसी चैप्टर से कमाओगे। अगर कहीं अच्छी जगह पहुंच गए, किसी ऐसी कंपनी में पहुंच गए बेटा जिसका केवल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता होगा, केवल कमाओगे भी इसी चैप्टर से। चलें,
इसकी वैल्यू अभी नहीं पता चलेगी, जब तुम लोग मार्केट में जाओगे तब पता चलेगी, क्योंकि आज भी इसके रूल्स रेगुलेशन बहुत ही वैग मैनर में हैं। आज भी इसमें टैक्स चोरी बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है, ठीक है ना। विंग बनी हुई हैं अलग अलग फर्मों में, अलग अलग जो बड़ी कंपनियां हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्म हैं, उन लोगों ने अपने यहाँ क्या बना रखे हैं, अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन या ट्रांसफ़र प्राइसिंग के लिए। सोच लो कितना वैल्यू है इसका। टैक्स डिपार्टमेंट एक तरफ उनका चल रहा है और ट्रांसफ़र प्राइसिंग टैक्स डिपार्टमेंट अलग चल रहा है। हटा सकते हैं इसको। 4 चीज़ें तो समझ में आ गई, कंट्रोल एंड कैपिटल। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन की। सुनो, अगर एक कंपनी के पास इस तरह का पावर है कि वो दूसरी इंटरप्राइज, एक इंटरप्राइजेस के पास कुछ इस तरह का पावर है कि वो दूसरी इंटरप्राइज के आधे से अधिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स को हटा सके या रख सके, हटा सके या रख सके, बोलो ना, हो गया ना मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन। या कोई एक इंटरप्राइज दूसरी इंटरप्राइज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स या एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी को, किसी भी एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या किसी भी एक एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी को अपॉइंट कर सकने का पावर हो। या तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नॉर्मल मेंबर्स यानी कि मोर देन 50% को आप अपने काबू में रखें अपॉइंटमेंट के लिए, या एग्जीक्यूटिव मेंबर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के किसी एक डायरेक्टर को आप अपॉइंट कर सकें। मैं पढ़ता हूँ, ढंग से सुने। मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी, मोर देन हाफ, हाफ नहीं मोर देन हाफ, हाफ नहीं है मोर देन हाफ, और one or more executive director or executive member of the governing board of an enterprise are appointed by the other enterprise, where one enterprise holds power to appoint, सुनो, more than half of directors or members of governing body, one executive director or executive member of governing body of another enterprise, where one enterprise holds power to appoint more than half of the directors or one executive director of another enterprise। क्लियर है? ये भी हमारा मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन में आएगा और दोनों एंटरप्राइज क्या कहलाएंगे? एसोसिएटेड एंटरप्राइज। पॉइंट नंबर 6, सेम वही चीज, सुनो ना, वेयर अ पर्सन और एंटरप्राइज होल्ड्स पावर टू
appoint more than half, to appoint one executive director or members in each of such enterprises. X लिमिटेड या मिस्टर एक्स के पास पावर है कि वो Y लिमिटेड के आधे मेंबर्स को या आधे डायरेक्टर्स को हटा सकता है, या वन एग्जीक्यूटिव मेंबर या वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हटा सकता है। Z लिमिटेड के साथ भी उसका यही पावर है। हो सकता है इसके पास 10 डायरेक्टर हों, हो सकता है इसके पास 12 डायरेक्टर हों और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, नहीं हो सकता। इसके पास पावर है इसके 7 डायरेक्टर्स को हटाने का, तो ये दोनों क्या हो गए? एसोसिएट। इसके पास पावर है इस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हटाने का, तो ये दोनों क्या हो गए? एसोसिएट। तो अल्टीमेटली ये दोनों क्या बन जाएंगे आपस में? एसोसिएट। where any person or enterprise holds power to appoint more than half या वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ऊपर वाला कॉपी कर दें, या एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ इन ईच ऑफ सच एंटरप्राइज। अब तक हम लोगों ने कितने पॉइंट देखे? 6। अभी ख़त्म नहीं हुआ, चलिए हटाएं इसको। पॉइंट नंबर 7 देखिए, आपके पास कोई पेटेंट है, कॉपीराइट है, फ्रेंचाइजी है, लाइसेंस है, डिज़ाइन है, मॉडल है, फॉर्मूला है, कॉपीराइट है, डेटा है, डॉक्यूमेंट है, डिज़ाइन है, और उस चीज़ पर मैं जो बिज़नेस करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग का या प्रोसेसिंग का किसी गुड्स की, मेरा वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या प्रोसेसिंग बिजनेस आपके उस दिए हुए पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस फीस, फॉर्मूला, डेटा, डॉक्यूमेंटेशन, डिज़ाइन या किसी भी ऐसी चीज़ पर डिपेंड है पूरी तरह से, तो हम दोनों लोग आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज कहलाएंगे। नहीं समझ में आई बात? कितना सिंपल है। मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ वो पूरी तरह से आपके दिए हुए डेटा, डिज़ाइन, डॉक्यूमेंटेशन, फ्रेंचाइजी फीस, लाइसेंस, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, ट्रेडमार्क पर डिपेंड है, तो इट मीन्स वी बोथ आर एसोसिएटेड एंटरप्राइज। बोलो, मैन्युफैक्चरिंग
of any product or processing of any article is wholly depend upon the patent, copyright, franchisee, license, fee, formula, data, design, document, etc., which has been provided by other enterprise. Manufacturing of any product, processing of any article is wholly depend upon these things which has been provided by another enterprise. Clear? दोनों को क्या बनाएगा ये? Associated enterprise. पॉइंट नंबर 8। जब मैन्युफैक्चरिंग की बात आ ही गई तो रॉ मटेरियल पीछे कैसे रह सकता है? अगर मैं इससे सामान खरीदूं, सुनो ना, अगर मेरे बिजनेस में साल भर में 100 रुपए का रॉ मटेरियल यूज होता है, कितने रुपए का, और मैं अकेले तुमसे कम से कम 90 रुपए का सामान खरीदूं, यानी मोर देन 90%, तो इसका मतलब मेरा बिजनेस पूरी तरह से तुम्हारे दिए गए रॉ मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो हो गए ना हम दोनों आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज। बोलते क्यों नहीं? 90% और मोर ऑफ द रॉ मटेरियल, सुनना ढंग से, 90% or more of the raw material and consumable required for the manufacture or processing of any goods or articles carried out by one enterprise are supplied by the other enterprise. And 90% or more of raw material required by one enterprise are to be supplied by another enterprise. Ninety percent or more of the raw materials required by one enterprise are to be supplied by another enterprise. ना फिर वही बात, तुम ये क्यों सोच रहे हो कि तुम मेरे एसोसिएटेड हो, मैं तुम्हारा नहीं हूँ? दिमाग से तो ये बात निकालो ना बार बार। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर तुम मेरे एसोसिएटेड हो तो मैं ऑटोमेटिक तुम्हारा एसोसिएटेड हो गया। छोटे बड़े यहाँ होल्डिंग सब्सिडरी की बात थोड़ी चल रही है। ये किसने कर दिया? होल्डिंग सब्सिडरी की बात हम लोग कर रहे हैं। दिमाग से तो वो पहले निकालो कूड़ा। हम यहाँ पर होल्डिंग सब्सिडरी की बात नहीं कर रहे, रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ कुछ ऐसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग आपस में ऐसा गठजोड़ बैठा सकते हैं जिसका इम्पैक्ट इंडियन रेवेन्यू के टैक्स पर पड़ता है। दैट्स इट। ठीक है? छोटे बड़े से क्या लेना देना? छोटा हिंदुस्तान में है, बड़ा बाहर है, बड़ा हिंदुस्तान में, छोटा बाहर है, कुछ भी हो सकता है। टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन तो कैसे भी कर सकते हो ना। चले आगे। देखो ना, हम लोगों ने दो चीज़ें देखी थी। कैपिटल पार्टिसिपेशन में 26% से अधिक इन ईच ऑफ सच एंटरप्राइज, 2 हो गए थे। तीसरा हम लोगों ने देखा था कंट्रोल पार्टिसिपेशन, 51% से अधिक का लोन एडवांस किया है टोटल बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स का। दूसरा 10% से अधिक की गारंटी दे रखी है टोटल लोन का। ये था कंट्रोल। मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन में आधे से अधिक डायरेक्टर्स को हटाने का पावर हो दूसरे एंटरप्राइज के पास, या किसी एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या मेंबर्स को हटाने का पावर हो।
ये था फिफ्थ। सिक्स्थ मैंने बताया था इन ईच ऑफ सच एंटरप्राइज सेम। सेवेंथ मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग, जो मेरा डिपेंड है किसी दूसरे पर, होली वर्ड है, होली, होली नहीं होली, होली डिपेंड। दूसरा मैंने बताया इसी में ही कि मैक्सिमम रॉ मटेरियल है, 90% से अधिक का रॉ मटेरियल मैं किसी दूसरे एंटरप्राइजेस से खरीदता हूँ, दोनों हो गए एसोसिएट एंटरप्राइज। एक और है इसी में ही कि वेयर द गुड्स आर सोल्ड, ढंग से सुनना, देखो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई, रॉ मटेरियल की बात हुई, अब सेल्स की बात हुई है। वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय वन एंटरप्राइज टू एनदर एंड कंडीशंस price and related terms and conditions are influenced by another enterprise. X लिमिटेड Y लिमिटेड को सामान बेचती है। सुनो ना, तो टर्म्स कंडीशन किसके रहते हैं, बेचने वाले के या खरीदने वाले के? लेकिन यहाँ उल्टा है ना। वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय वन एंटरप्राइज वाइल द टर्म्स एंड कंडीशंस आर सेट बाय अनदर एंटरप्राइज। हो गया ना एसोसिएट। तुम कौन होते हो? तेरा मेरा है पहले से नाता कोई, है ना? तो वही नाता है, रिश्ता है, क्या है दोनों में? एसोसिएटेड एंटरप्राइज। ये तीन हो गए, तीन अभी भी बचे हुए हैं। कितने और पॉइंट बचे हैं? अभी तक बड़े आराम से चला, आने वाले तीन भी बड़े आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम में अगर डेफिनेशन पूछे अब लिख नहीं पाओगे। बच्चे लिटरली रट्टा मारते हैं और रट्टा मारने की कोई इसमें चीज़ है ही नहीं। चाहे सेक्शन 92 हो, चाहे सेक्शन 92A हो, चाहे सेक्शन 92B हो, तुम लोगों में एग्जाम में केवल और केवल नॉर्मली अभी क्या आएंगी? डेफिनेशंस आएंगी। या कहेगा बताओ ये क्वेश्चन है, ये दोनों एसोसिएटेड हैं या नहीं, ट्रांसफ़र प्राइसिंग में आएंगे या नहीं, करवाएंगे उनको भी। हाँ, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो हो जाएगा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? एंड प्राइसेस एंड रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस आर फिक्स्ड बाय अनदर एंटरप्राइज। एक ने दूसरे को सामान बेचा और दूसरे ने टर्म सेट किए। करना तो इसको चाहिए था, लेकिन सेट कौन कर रहा है? अनदर एंटरप्राइज। अब तक हम लोग कितने पॉइंट हो गए टोटल? 9 10 देखें। अब तक हम लोग बात कर रहे थे एंटरप्राइज, कंपनी, फर्म, फलाना ढिमाका। नॉर्मली दिमाग में कंपनी 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 चल रही थी। क्यों ना बात करें थोड़ा सा हट करके, कंपनी के अलावा भी थी चीज़ें, लेकिन अब थोड़ा सा अलग हट करके बात करें। मिस्टर एक्स क्या है? ये इंडिविजुअल। क्या है ये? ये कंट्रोल्स मेसर्स एक्स। ये किसको कंट्रोल करता है? कंट्रोल्स मेसर्स वाई।
मेरे दो बिजनेस, दोनों पर मेरा कंट्रोल है, क्या दोनों एसोसिएटेड इंटरप्राइज होंगे या नहीं? होंगे या नहीं? ये दोनों क्या हो गए? सुनो ना, ये मिस्टर एक्स कौन है? ये कंट्रोल करता है मिसर्स एक्स को, ठीक? ये है मिसेज एक्स, रिलेटिव है किसकी? मिस्टर वाइफ है। ये कंट्रोल करती है मिसर्स वाई। बताओ ये दोनों एसोसिएटेड हुए या नहीं? देखो ना, क्यों नहीं हो गए? तो जरूरी नहीं वाइफ हो, कोई भी रिलेटिव, मैंने वाइफ नहीं लिखा है वर्ड, क्या लिखा है? रिलेटिव। या तो ये अकेले इसको कंट्रोल करे या तो दोनों मिल करके कंट्रोल करें। यानी एक मेरा कंट्रोल एक बिजनेस पर है, दूसरे बिजनेस पर मेरा बिजनेस पर कंट्रोल है दूसरे पर, या मेरे किसी रिलेटिव का कंट्रोल है दूसरे बिजनेस पर, या दोनों का मिल करके किसी दूसरे बिजनेस पर कंट्रोल है, तो वो सारे क्या माने जाएंगे? एसोसिएटेड इंटरप्राइज। वेयर एन इंडिविजुअल controls a business as well individual or his relative controls another business jointly or severally। तो भी ये क्या कहलाएंगे? एसोसिएटेड इंटरप्राइज। क्लियर? सेम यही चीज, वेयर अ HUF कंट्रोल्स अ बिजनेस एज वेल member of HUF or relative of member of HUF, बोलो ना, controls another business या enterprise jointly और, अब तो समझ में आ गया? सेम वही चीज। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 12, इंडिविजुअल की बात हो गई, HUF की बात हो गई, अब फर्म की भी बात कर लो। वेयर वन एंटरप्राइज यानी फर्म, वेयर अ फर्म AOP or BOI controls a firm, the other enterprise holds not less than 10% interest in such firm AOP or body of individual। Where a firm AOP or BOI having at least 10% or more interest in another firm AOP or BOI। मैं फिर से पढ़ता हूँ। Where one enterprise is a firm AOP or BOI, the other enterprise holds not less than 10% interest in such firm AOP or BOI। थोड़ा सा इसमें चेंज कर लें।
where one enterprise having at least 10% or more interest in another firm AOP or BOI. ठीक, ये हो गए हमारे क्या एसोसिएटेड एंटरप्राइज। पहला मैंने बताया कैपिटल 26%, दूसरा बताया इन ईच ऑफ सच एंटरप्राइज, तीसरा बताया कंट्रोल 51% से अधिक का बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स का एडवांस यानी लोन मैंने दे रखा है। नेक्स्ट बताया 10% से अधिक की गारंटी दे रखी है टोटल लोन की। मैनेजमेंट में आधे से अधिक डायरेक्टर्स को हटाना या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी को हटाने का पावर, अपॉइंटमेंट करने का पावर इन ईच ऑफ सच एंटरप्राइज। 6, 7th मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेस था आर्टिकल का या गुड्स का और वो पूरी तरह सेडिमेंट था पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस फीस किसी दूसरे एंटरप्राइज के दिए हुए पर। नेक्स्ट बताया था रॉ मटेरियल मैं किसी एक एंटरप्राइज से खरीदता हूँ, मैं सामान सेल करता हूँ लेकिन उसकी टर्म्स कंडीशन को खरीदने वाला तय करता है, प्राइसिंग वगैरह इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट बताया इंडिविजुअल है, एक का पर कंट्रोल करता है, इंडिविजुअल का दूसरे बिजनेस पर कंट्रोल है या उसके रिलेटिव का बिजनेस है या दोनों का मिलकर के बिजनेस है, तो दोनों एंटरप्राइज क्या करेंगे एसोसिएटेड एंटरप्राइज। एक एचयूएफ है, उसका कंट्रोल एक बिजनेस पर है, उसका कोई मेंबर है जो दूसरे बिजनेस को कंट्रोल करता है तो भी वो क्या माने जाएंगे एसोसिएट। एक एचयूएफ है जो एक बिजनेस को कंट्रोल करता है, उसका मेंबर और उसके रिलेटिव मिलकर के किसी दूसरे बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है तो भी वो दोनों क्या माने जाएंगे एसोसिएटेड एंटरप्राइज। और लास्ट में बताया एक फर्म एचयूएफ या एओपी में किसी दूसरे एंटरप्राइज का कम से कम 10% और से अधिक का इंटरेस्ट है किसी दूसरे एंटरप्राइज का, तो वो भी आपस में क्या माने जाएंगे एसोसिएटेड एंटरप्राइज। आज के लिए मेरे हिसाब से बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जबकि इसको आज ही देखना था सेक्शन 92B को मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।